Hello students, myself Deshmukh Singh, Assistant Professor Chemistry, Government College Dholpur. Today we are going to discuss about the next rearrangement named as symmetry rearrangement. This rearrangement is also similar to Hoffman and Curtis rearrangement. That means ये जो हमारा रीअरेंजमेंट है वो हॉफमैन और कर्टिस रीअरेंजमेंट जैसा है। जैसे हॉफमैन और कर्टिस रीअरेंजमेंट में कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन होता था, उसी प्रकार से यहां पर भी कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन होता है। अगर हम सिमेट्री अरेंजमेंट की बात करें तो यहां पर रिएक्टेंट के रूप में हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड होता है। ऐसा कंपाउंड जिसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो, दैट मींस COOH ग्रुप कंटेनिंग कोई कंपाउंड हो, वो रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट के रूप में हमको यहाँ पर प्राइमरी एमीन ऑब्टेन होती है, जैसे कि हमको हॉफमैन और कर्टिस रीअरेंजमेंट में ऑब्टेन हो रही थी। यदि हम यहाँ बात करें तो मीडियम एसिडिक होता है। एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन ऑपरेट होती है, दैट मींस कंसंट्रेट H2SO4 यहाँ पर नेसेसरी होता है। यदि हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कंटेनिंग कोई कंपाउंड है उसकी रिएक्शन किसके साथ कराएं? हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कराएं। हाइड्रोजोइक एसिड होता है हमारा HN3 और जिसको हम बना सकते हैं NaN3 सोडियम एजाइड, और H2SO4 की रिएक्शन के द्वारा भी हम हाइड्रोजोइक एसिड को बना सकते हैं। तो जब कोई ऐसा रिएक्टेंट जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट हो, वो हाइड्रोजोइक एसिड या सोडियम एजाइड और H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, तो प्रोडक्ट के रूप में हमको प्राइमरी एमीन ऑब्टेन होती है। तो इस रीअरेंजमेंट की डेफिनेशन को हम किस तरीके से शो कर सकते हैं? द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड मींस HN3 और सोडियम एजाइड एंड H2SO4, दैट मींस NaN3 प्लस H2SO4 in presence of concentrate H2SO4, that means in presence of acidic medium gives primary amine in the form of product known as symmetry rearrangement. That means in simple words, सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब किसी भी ऐसे रिएक्टेंट जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप प्रेजेंट हो, उसकी रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड या सोडियम एजाइड और H2SO4 के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कराई जाती है, तो हमको प्रोडक्ट के रूप में प्राइमरी एमीन ऑब्टेन होता है। इस रीअरेंजमेंट को हम सिमेट्री रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। आइए बात करते हैं कि ये रीअरेंजमेंट भी डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन एटम का एग्जाम्पल है। डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन एटम से मतलब यह है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में यदि हम कार्बन एटम में कंपैरिजन करते हैं तो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रोडक्ट के नंबर ऑफ कार्बन एटम के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, तो देखिए ये हमारा पहला एग्जांपल है जहां पर रिएक्टेंट में 4 कार्बन एटम है, जबकि प्रोडक्ट में हमको यहाँ पर 6, 7, 8 9 कार्बन एटम है। यहाँ पर प्रोडक्ट में हमको 8 कार्बन एटम ऑब्टेन हो रहे हैं। दैट मीन्स यहां पर डिग्रेडेशन हो रहा है, इसलिए ये मेथड भी हमारा हॉफमैन और कर्टिस रीअरेंजमेंट की तरह एक डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन एटम मेथड है। ये जो रीअरेंजमेंट है वो हॉफमैन रीअरेंजमेंट और कर्टिस रीअरेंजमेंट से ज्यादा यूजफुल है। यदि हम तीनों रीअरेंजमेंट में कंपेयर करते हैं, एक है हमारे पास हॉफमैन रीअरेंजमेंट, दूसरा है हमारे पास कर्टिस रीअरेंजमेंट और तीसरा है हमारे पास सिमेट्री रीअरेंजमेंट, तो इन सब में यूजफुल जो रीअरेंजमेंट है वो सिमेट्री रीअरेंजमेंट है। उसका रीजन ये है कि हॉफमैन और कर्टिस रीअरेंजमेंट में जो भी हम रिएक्टेंट लेते हैं उसको डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसका कोई डेरिवेटिव हमको बनाना पड़ता है। जैसे हॉफमैन रीअरेंजमेंट में हम कोई एमाइड ले रहे थे और उस एमाइड को एन हेलो एमाइड या एन एल्किल एमाइड में कन्वर्ट कर रहे थे। रिएक्शन हम Br2 और KOH या Br2 और NOH के साथ करा रहे थे। दैट मींस जो रिएक्टेंट है उसको डायरेक्टली हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना करके उसको पहले
एन एल्किल एमाइड या एन हेलो एमाइड में कन्वर्ट कर रहे थे। उसी तरीके से जब हमने कर्टिस रीअरेंजमेंट की बात की थी तो कर्टिस रीअरेंजमेंट में भी ऐसा ही था कि वहां पर हम कोई भी एसिल क्लोराइड काम में ले रहे थे और उसको एजाइड में कन्वर्ट कर रहे थे। दैट मींस एसिल एजाइड हम बना रहे थे, वो किसी भी तरीके से हम बना सकते थे। डायरेक्ट रिएक्टेंट को हम रिएक्शन में काम में नहीं ले रहे थे। इस रीअरेंजमेंट में, सिमेट्री अरेंजमेंट में क्या होता है कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड को हम डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको किसी डेरिवेटिव में कन्वर्ट करने की नीड नहीं होती है। इस वजह से हमारा सिमेट्री अरेंजमेंट है वो हॉफमैन रीअरेंजमेंट और कर्टिस रीअरेंजमेंट से ज्यादा यूजफुल होता है। यहां पर हम डायरेक्टली कोई भी ऐसा रिएक्टेंट जिसमें COOH है उसको डायरेक्टली NH2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पर 9 कार्बन एटम्स हैं। जब HN3 दैट मींस हाइड्रोजनिक एसिड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन हो रही है तो हमको ये 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन हो रही है। उसी तरीके से मान लीजिए दूसरा कोई कंपाउंड हमने लिया है Na3H2SO4 हमने यहाँ पर काम में लिया है और कंसंट्रेट H2SO4 यहाँ पर होता ही होता है। यहाँ भी कंसंट्रेट H2SO4 होता है और यहां से हमारा एक कम कार्बन की एमीन 1 डिग्री एमीन बन जाएगी। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है 1 डिग्री एमीन को प्रिपेयर करने का। जैसे ये रिएक्शन और है जिसे मैं यहाँ शो कर सकता हूं। यदि हम यहाँ पर हाइड्रोजनिक एसिड की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराएं तो हमको 1 डिग्री एमीन प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इस रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म की। तो देखिए इस रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म में 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो है उस पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होता है। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होता है और किसका प्रोटोनेशन होगा? जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है COOH ग्रुप, उसके OH ग्रुप का प्रोटोनेशन होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा कि ये RCOOH है तो पहले स्टेप में ये H+ जो कि कहां से आ रहा है? कंसंट्रेट H2SO4 से, चूंकि एसिडिक मीडियम है ये यहां पर अटैक करता है और प्रोटोनेशन करता है। प्रोटोनेशन के बाद इसको वाटर OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो मैंने यहां लिखा है इसके मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ OH ग्रुप ऑफ COOH एंड रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आगे क्या होगा? यहां से -H2 जैसे ही बाहर निकलता है तो यहां से आपके पास ये आयन बन जाता है। इस आयन को हम बोलते हैं एसाइलियम आयन। तो मैंने यहां लिखा है फॉर्मेशन ऑफ एसाइलियम आयन। तो ये इसके मैकेनिज्म का पहला स्टेप है। H+ अटैक करेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, एसाइलियम आयन बनेगा। अब इस एसाइलियम आयन में यहां पर रेजोनेंस हो सकता है और रेजोनेंस होकर के ये ट्रिपल बॉन्ड यहां पर जनरेट हो जाता है। दूसरा जो स्टेप है वहां पर इस एसाइलियम आयन की रिएक्शन हाइड्रोजनिक एसिड के साथ होती है और प्रोटोनेटेड एसिल एजाइड बनता है। प्रोटोनेटेड एसिल एजाइड का फॉर्मेशन होता है। तीसरे स्टेप में प्रोटोनेटेड एसिल एजाइड पर इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक 1-2 शिफ्ट होती है और वो शिफ्ट होती है और शिफ्ट होने से, रीअरेंजमेंट होने से हमको प्रोटोनेटेड आइसोसाइनेट बनता है। प्रोटोनेटेड आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है। इसके पश्चात चौथा स्टेप जो है इस आइसोसाइनेट से, प्रोटोनेटेड जो आइसोसाइनेट होता है, इस प्रोटोनेटेड आइसोसाइनेट से H+ बाहर निकलता है और आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है। आइसोसाइनेट पर अगले स्टेप में, जिसे हम 4th स्टेप कहेंगे, 4th स्टेप में इस आइसोसाइनेट पर वाटर का एडिशन होता है और कार्बामिक एसिड बनता है। और 5th स्टेप जो कि इस रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म का लास्ट स्टेप होता है, उसमें 5th स्टेप में जो हमारा कार्बामिक एसिड बना है उसमें डिकार्बोक्सिलेशन होता है और डिकार्बोक्सिलेशन होने के बाद हमको प्रोडक्ट के रूप में 1 डिग्री एमीन, दैट मींस एक कम कार्बन की एमीन हमको ऑब्टेन हो जाती है। तो इसकी मैकेनिज्म के टोटल 5 स्टेप होते हैं। पांचों स्टेपों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। चौथा जो स्टेप होता है वहां इसमें से -H+ बाहर निकलेगा, आइसोसाइनेट बनेगा और यह आइसोसाइनेट जो बनेगा इस पर वाटर का अटैक होगा, कार्बामिक एसिड बनेगा और अगले स्टेप में उस कार्बामिक एसिड में से CO2 बाहर निकलेगी तो हमारा प्रोडक्ट के रूप में प्राइमरी एमीन ऑब्टेन होता है।
आइए हम मैकेनिज्म के इन पांचों स्टेपों को किसी एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं RCOOS से हमें बनाना है ये, तो मैकेनिज्म के देखिए यहां पर कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा है वहां पर ये H+ यहां पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद यहां से हमारा बनेगा ये OH2 पॉजिटिव और यहां से -H2 निकलेगा बाहर। तो ये हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, एसाइलियम आयन। ये पहला स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ एसाइलियम आयन बाय द प्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इस एसाइलियम आयन में रेजोनेंस हो सकता है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये अब ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। यदि हम बात करें सेकंड स्टेप की, तो इस सेकंड स्टेप में इस बने हुए एसाइलियम आयन पर, इसको मैं शो कर सकता हूं कुछ इस तरीके से, रिएक्शन होती है हाइड्रोजोइक एसिड की, और हाइड्रोजोइक एसिड जो हमारा होता है वो होता है HN3, जिसे हम बना सकते हैं सोडियम एजाइड और H2SO4 की रिएक्शन से। तो देखिए ये HN3 यहां पर रिएक्ट करता है, ये रहा हाइड्रोजोइक एसिड जिसे हम बना सकते हैं NaN3 और H2SO4 से। वो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस कार्बन पर, और यहां से हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो हम इस तरीके से शो कर सकते हैं कि यहां से ये N और N पर आया H और ये रहा N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां से आपका रहेगा ये O, यहां नाइट्रोजन पर हो जाएगा पॉजिटिव और ये स्थिति आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब हम बोल सकते हैं कि इस स्टेप में अब जो बना है ये जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा होता है प्रोटोनेटेड एसिल एजाइड। एजाइड ग्रुप का मतलब ये हुआ N3 ग्रुप जो होता है N3- उसे हम बोलते हैं एजाइड ग्रुप। ये बन जाता है हमारा प्रोटोनेटेड एसिल एजाइड। अब यहां से प्रोटोनेटेड एसिल एजाइड में से अगले स्टेप में, जिसे हम बोल रहे हैं थर्ड स्टेप, और ये इसका स्लो स्टेप होता है RDS होता है, और यहां पर यहां से N2 का बाहर निकलना, N2 यहां से बाहर निकलती है -N2, और यहां पर 1-2 शिफ्ट होती है, और 1-2 शिफ्ट जो होती है वो न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट के थ्रू होती है, इंट्रामोलिकुलर होती है और कंसर्टेड मैकेनिज्म में होती है। कंसर्टेड मैकेनिज्म से मीन यह है कि कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ माइग्रेशन होना और नाइट्रोजन का बाहर निकलना, दोनों स्टेप साथ साथ होते हैं। तो इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं कि ये कार्बन से यहां पर शिफ्ट हुई है, इसे हम नंबरिंग देंगे 1-1 और इस नंबरिंग को यहां तक कंटिन्यू करेंगे तो ये 1-2 शिफ्ट होगी, और यहां से N2 हमारा निकल जाता है बाहर। तो जब ये N2 बाहर निकलता है तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा वो आप देख सकते हैं। यहां से ये R और R की बॉन्डिंग हो जाती है इस समय NHC डबल बॉन्ड O के साथ। यहां R की बॉन्डिंग NH के साथ हो जाती है और ये C डबल बॉन्ड O आपका यहां से मेंटेन रहता है, और N2 आपकी हो जाती है यहां से बाहर। ये बना आपका इस स्टेप में प्रोटोनेटेड आइसोसाइनेट। यहां इस नाइट्रोजन के पास ये चूंकि न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेकर के आ रहा है, यहां से ये हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल जाती है अगले स्टेप में। यहां से जो अगला स्टेप होगा वो -H+, और H+ के बाहर निकलने से यहां बनता है एल्किल आइसोसाइनेट, ये बनता है आइसोसाइनेट। अब इस आइसोसाइनेट पर अगले स्टेप में वाटर का एडिशन होता है। ये आपका थर्ड स्टेप था। थर्ड स्टेप के बाद ये आपका फोर्थ स्टेप है, और फोर्थ स्टेप में यहां पर H2O अटैक करता है, और जब इस पर H2O अटैक करता है तो यहां पर हम जोड़ते हैं न्यूक्लियोफाइल और यहां पर हम जोड़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल जब हम यहां पर जोड़ेंगे तो यहां जुड़ेगा H और यहां पर जुड़ेगा OH। यहां से -CO2 बाहर निकलती है
डीकार्बोक्सिलेशन होता है और डीकार्बोक्सिलेशन से ये CO2 इस तरीके से बाहर निकलती है और यहां से हमारा 1 डिग्री एमीन हमको प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन हो जाता है। तो इसकी मैकेनिज्म को हम 5 स्टेप में शो कर सकते हैं और इस तरीके से हम इस रीअरेंजमेंट को क्लियरली एग्जांपल्स की सहायता से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स इस रीअरेंजमेंट से रिलेटेड लिखे हैं। तो यहां पर देखिए, ये हमारा कोई रिएक्टेंट है, उसकी रिएक्शन HN3 के साथ हो रही है कंसंट्रेट H2SO4 में। तो सीधा सा आंसर आपको इस COOH ग्रुप को NH2 ग्रुप में चेंज करना है, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। और यहां पर प्रोडक्ट के रूप में हमको ये बेंजीन एमीन, जिसे हम बोलेंगे एनिलीन, वो ऑब्टेन हो जाएगी। जब हम बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर आपका ये बेंजोइक एसिड है वो डाइमेथिल सब्स्टिट्यूटेड है। आपको सीधा सा इस COOH ग्रुप को इसके साथ रिएक्शन के फलस्वरूप NH2 में कन्वर्ट करना है, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, जहां पर 2 COOH आपके पास हैं और यहां पर हम अब रेशियो सेलेक्टिविटी देखेंगे कि ये जो सिमेट्री अरेंजमेंट होगा, कौन सा COOH NH2 में कन्वर्ट होगा जब हम इसकी रिएक्शन Na3H2SO4 और मैं कह सकता हूं HN3 के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करेंगे। तो यहां पर मोर स्टेरिकली हिंडर्ड जो COOH होगा वो मोर स्टेरिकली हिंडर्ड COOH NH2 ग्रुप में चेंज होगा। उसका रीजन ये है, इसी वजह से ये जो रीअरेंजमेंट है वो हॉफमैन और कर्टिस रीअरेंजमेंट से ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि वहां पर यदि हम बात करें तो एसिड डेरिवेटिव होता है कोई ना कोई, या तो कोई क्लोराइड हो सकता है, एसिल क्लोराइड हो सकता है, या कोई फिर एमाइड होता है, उसकी रिएक्शन कराते हैं। यहाँ डायरेक्टली हम उस एसिडिक ग्रुप की रिएक्शन करा रहे हैं और मोर स्टेरिकली हिंडर्ड जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उस पर रिएक्शन होती है। तो हमारा यहां से ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये होगा NH2 और यहां पर रेशियो सेलेक्टिविटी आपको दिखानी है कि ये वाला COOH ग्रुप चेंज नहीं होगा। दूसरा रीजन भी है, क्योंकि यहां पर ये दोनों ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो इस वाले ग्रुप को ज्यादा एक्टिवेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने की वजह से, तो रिएक्शन इजी गोइंग यहां पर ऑपरेट होती है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यहां पर सीधा सीधा COOH को आपको किस में चेंज करना है, NH2 ग्रुप में चेंज करना है और यहां से CH3 और CH3 और एल्डिहाइड और कीटोन भी इस रिएक्शन को शो कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ना हो करके यदि हमारे पास कोई एल्डिहाइड है वो इस रिएक्शन को शो कर रहा है, तो वहां से प्रोडक्ट के रूप में हमको साइनाइड मिलता है, एल्किल साइनाइड। और यदि हमारा कोई कीटोन है वो इस रिएक्शन को यदि शो कर रहा है तो हमको प्रोडक्ट के रूप में कोई सब्स्टिट्यूटेड एमाइड मिलता है, जैसे आपको बेकमैन रीअरेंजमेंट में मिला था उसी तरीके से यहां पर आपको एमाइड मिलता है। इन दोनों की मैकेनिज्म अलग है, जो मैंने टेक्स्ट मटेरियल आपको अवेलेबल कराया है उसमें मैकेनिज्म दी हुई है। एल्डिहाइड यदि है तो एल्किल साइनाइड बनेगा, कीटोन है तो उससे सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बनता है। ओके।